आइए हम महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे जो है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण मुख्य रूप से एक परावर्तक सतह होता है जो आपतित प्रकाश की किरणों को पुनः उसी माध्यम में परावर्तित कर देता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और आगे जब हम अध्ययन करेंगे तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हो जाएंगे, एक उत्तल दर्पण तो एक अवतल दर्पण हो जाएगा। तो आइए इसी को हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो है दर्पण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जाती है कि दर्पण एक परावर्तक सतह है। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि परावर्तक सतह उसे कहेंगे जो प्रकाश को पुनः उसी माध्यम में लौटाती है। तो उसे हम परावर्तक सतह होती है जो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देती है। यदि हम दर्पण की प्रकार को देखें तो दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। यदि हम गोलीय दर्पण को दो भाग में बांट देते हैं तो एक उत्तल दर्पण होता है तो दूसरा अवतल दर्पण होता है। इस उत्तल दर्पण और अवतल जो दर्पण है इसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण का निर्माण जब कांच समतल कांच के एक सतह को रजतित कर दिया जाता है, अर्थात जैसा कि हम जानते हैं कि रजत अर्थात चांदी प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक है, प्रकाश को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करने वाला है। इसीलिए हम लोग समतल कांच के ऊपर चांदी की एक परत चढ़ा देते हैं और उसे सुरक्षित रखने के लिए किसी गहरी रंग से, लाल, पीला, कुछ भी रंग से उसे हम रंग देते हैं, जिससे एक वस्तु बनकर के तैयार होती है जिसे हम समतल दर्पण कहेंगे। अर्थात समतल दर्पण हम किसे कहेंगे? तो समतल दर्पण समतल कांच का एक भाग को रजतित कर, रंग कर बनाया जाता है, उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। यहां से क्वेश्चन पूछना तय है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि समतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है उतनी ही दूर पीछे प्रतिबिंब की दूरी होती है। अर्थात मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण से यदि हम 5 फीट दूर है तो प्रतिबिंब भी समतल दर्पण के पीछे 5 फीट दूर बनेगा। चूंकि हम जानते हैं कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल है, अर्थात यह प्रकाश की जो किरणों को परावर्तित करेगा वो भी एक समांतर रूप से ही करेगा। अर्थात जब प्रकाश की किरणें समानांतर निकलेगी, प्रकाश की किरणें जब समानांतर निकलेगी तो एक दूसरे को कभी भी एक बिंदु पर नहीं मिल सकती है। जब एक बिंदु पर यह नहीं मिलती है तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अर्थात हम यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि समतल दर्पण एक काल्पनिक प्रतिबिंब अर्थात आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात जितनी दूर पे वस्तु प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर बनेगा। दूसरी विशेषता है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन का अर्थ होता है जो वस्तु के दाईं ओर है वह बाईं ओर दिखेगा, जो बाईं ओर है वह दाईं ओर दिखेगा, अर्थात उसका परिवर्तन पार्श्व हो जाएगा यानी उलट जाएगा। तो जब भी हम लोग समतल दर्पण के सामने आप लोग देखिएगा कि अपने जब दाएं हाथ को उठाएंगे तो सामने जो प्रतिबिंब है वह बाएं हाथ को उठाएगा। यदि आप बाएं हाथ को उठाते हैं तो सामने प्रतिबिंब दाएं हाथ को उठाएगा। इसी प्रकार के परिवर्तन को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तीसरी विशेषता, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे एवं आभासी बनता है। जो प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनेगी वह दर्पण के पीछे एवं आभासी बनेगी। चौथी विशेषता यह है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधी बनती है। हमेशा समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वह सीधी बनेगी, कभी भी उल्टी नहीं बनती है। तो यह भी याद रखें कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है वह वस्तु की अपेक्षा सीधी बनती है, वस्तु के बराबर बनती है, परंतु काल्पनिक बनती है। अगली विशेषता जो है पांचवी विशेषता जो महत्वपूर्ण है, ये जो है कंपटीशन एग्जाम में या आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में जरूर निश्चित रूप से पूछा जाएगा। क्या है वो विशेषता? तो ये विशेषता है कि यदि वस्तु भी वेग से दर्पण की ओर आता है तो प्रतिबिंब
प्रतिबिंब जो है 2v वेग से बढ़ती है। मान लीजिए कि यदि हम दर्पण की ओर v वेग से बढ़ते हैं तो प्रतिबिंब 2v वेग से बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वस्तु यदि दर्पण की ओर v वेग से आगे बढ़ता है तो प्रतिबिंब 2v वेग से आगे बढ़ता है। आगे हम अगली विशेषता को देखें, पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु आधी लंबी समतल दर्पण। ये क्या है? मान लीजिए कि आपको अपनी पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखनी होगी तो आपको कम से कम आपकी लंबाई की आधी प्रतिबिंब होना ही चाहिए। अर्थात किसी भी वस्तु की पूर्ण लंबाई को देखने के लिए उस वस्तु की आधी लंबाई की समतल दर्पण होनी चाहिए। इसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं कि पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आधी लंबी समतल दर्पण होना ही चाहिए। अगली विशेषता है, सातवीं विशेषता है कि दर्पण को यदि थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगी। मान लीजिए कि 30 डिग्री यदि हम दर्पण को घुमा दें तो परावर्तित किरण 60 डिग्री घूम जाएगी। इसी को हम कह रहे हैं कि दर्पण को यदि थीटा कोण पर घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा अर्थात 2 गुनी घूम जाएगी। जितना भी एंगल से हम दर्पण को घुमाएंगे उससे 2 गुना प्रतिबिंब जो है वो घूम जाएगी, परावर्तित किरण घूम जाएगी। अगली विशेषता है कि 2 समतल दर्पण यदि थीटा कोण पर झुकी हो, अर्थात ये एक समतल दर्पण है और ये एक दूसरी समतल दर्पण है और यह दर्पण कुछ एंगल से इस प्रकार से झुकी हो तो इसके बीच में कोण का इसके बीच में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी बनेगी? तो आइए इसको हम एक सूत्र के माध्यम से समझते हैं। यदि 2 समतल दर्पण के थीटा कोण पर झुकी हो तो उसके बीच प्रतिबिंब की जो संख्या बनेगी 360-1 बनेगी। अर्थात मान लीजिए कि कोई 2 समतल दर्पण 60 डिग्री पर यदि एक दूसरे से झुकी हुई है तो उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या जो है वह 360/60 अर्थात इसको हम काटेंगे तो प्रतिबिंब की संख्या 6 हो जाएगी। यदि यहाँ पे पूर्ण संख्या प्राप्त ना हो, यदि दशमलव की स्थिति आ जाए तो हम ऐसी स्थिति में इसके आगे वाले संख्या को लेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम किसी संख्या से भाग दिए 360 को, वह आ गया 5.6 अर्थात हम इसके अगले संख्या 6 लेंगे। अर्थात ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की संख्या 6 है। अगली विशेषता जो 9वीं विशेषता है वह कुछ इस प्रकार से है, 2 समांतर समतल दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनता है। ये एक समतल दर्पण है और इसी के समानांतर इसके बीच का अंतर हमेशा एक जैसा हो, वैसी स्थिति में जब हम 2 समतल दर्पण को लगाते हैं तो इसके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनता है। इसे हम सैलून में देख सकते हैं। आप लोग जब सैलून में जाते होंगे तो सैलून में एक आगे मिरर लगा रहता है और एक ठीक उसके पीछे मिरर लगा रहता है। उसमें जब हम देखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत रूप से बढ़ती हुई दिखाई देती है, बहुत सारा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। ठीक, अगली विशेषता, समतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस अनंत होती है। ये याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या क्या होता है आगे हम गोलीय दर्पण में चर्चा करेंगे। यहाँ पे याद रखना है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस यह अनंत होती है। फोकस क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये सभी हम लोग आगे देखेंगे। अगली जो 9वीं विशेषता है कि लंबवत पड़ रही किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये मान लीजिए कोई समतल दर्पण है और यहाँ से 90 डिग्री पर कोई प्रकाश की किरण इस पे आपतित होती है तो परावर्तित किरण भी इससे सीधे उसी पथ पर लौट जाएगी, जिस पथ से गई उसी पथ से पुनः वापस लौट जाएगी। अर्थात हम इसे इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि यदि ये कोई समतल दर्पण है और इस पर लंबवत कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है
तो परावर्तित किरण भी इसी पथ पर पुनः वापस होगी। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण, ये जो है इस दोनों के बीच जो डिग्री होगा वह 0 डिग्री का होगा। अर्थात जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो वह 0 डिग्री कोण के साथ पुनः उसी माध्यम में पुनः उसी पाथ पर वापस लौट जाती है। आइए हम समतल दर्पण के कुछ उपयोग भी समझते हैं। समतल दर्पण के उपयोग भी किए जाते हैं। हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण का उपयोग कैलिडोस्कोप में किया जाता है और समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में भी किया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। इसकी विशेषता महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। इन्हें आप अच्छे तरीके से अध्ययन करें। धन्यवाद।